इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, दादी जानकी जी ने 1974 में भारत को छोड़ जब ब्रिटेन में कदम रखा तो वहाँ के समुदाय में तेजी से बढ़ते भौतिकवाद अर्थात मटीरियलिज्म को देखकर दादी जी ने आध्यात्मिक मूल्यों के विकास हेतु एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से जीने की प्रेरणा दी। आइए आगे जानते हैं दादी जी के जीवन के विषय में और भी अमूल्य क्षणों के बारे में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन जी से। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, ओम शांति। जब दादी जी विदेश में रह कर के सेवाएं कर रहे थे तो सेवाएं इतने विस्तार में फैली विदेश में रह कर के, और जो संस्था थी उसको 7 पीस मैसेंजर अवार्ड्स मिले यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। तो वो कैसे हो पाया? दादी जी का क्या योगदान था संस्था को ये पीस मैसेंजर अवार्ड्स दिलाने में? ओम शांति। जब दादी जी न्यूयॉर्क में पहुंची थी तो दादी ने देखा कि यूनाइटेड नेशंस का कार्य भी चल रहा है वहाँ। तो 1981 में हम लोग NGO के हिसाब से वहाँ पर रजिस्टर हुए। उनका भी लक्ष्य विश्व में शांति स्थापन करने का, और अपना भी यही होता है, मन की शांति द्वारा विश्व में शांति। तो NGO के रूप में यहाँ पर कई लोग आते रहे भारत में और बहुत अच्छी तरह से अपनी जो ब्रह्मा कुमारीज का कार्य है वो देखते रहे। आध्यात्मिकता क्या है, कैसे शांति आती है, वो देखते रहे। फिर जब 1986 पहुंचा तो उस समय UN के तरफ से उस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस का डेजिग्नेशन दिया गया था जी। तो हम लोग आपस में मिलते थे और सोचते थे कि हम शांति के लिए किस प्रकार से कार्य करें जी। तो ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा संगठन था जहाँ पर एक भाई को विचार आया कि इस कार्य का टाइटल होना चाहिए A Million Minutes जी। तो हम लोगों को टाइटल तो बहुत पसंद आया, परंतु फिर उस पर विचार किया कि किस तरह से इस टाइटल का प्रयोग हो जी। तो बातें करते, डिस्कशन करते, न्यूयॉर्क में, सिडनी में, लंदन में, आखिर ये बात हम लोगों ने सोची कि यदि हम इस प्रोग्राम को कहें A Million Minutes of Peace Appeal जी। और हम लोगों को कहे कि आप अपना दान दो मिनट्स का, पैसे का नहीं परंतु मिनट्स का, चाहे प्रेयर के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा या साइलेंस के द्वारा, जैसे भी किसको पसंद आए। तो उस प्रोग्राम में जो अपनी ब्रह्मा कुमारीज कम्युनिटी थी तब तक तो 60 देशों में फैल चुकी थी जी। तो 60 देश वालों ने तो बहुत ही उमंग से कहा कि हम इसमें शामिल होंगे, परंतु उससे भी अधिक देशों को जैसे पता चलता गया वो बहुत इंटरेस्ट लेते गए। तो करीब 80 देशों ने उसमें भाग लिया जी। और जिन जिन देशों में ये कार्य
ज़्यादा ही प्रचार के रूप में होता रहा। एक मास था, जबकि सितंबर मास में 4 सप्ताह के लिए हम लोगों ने ये सारे विश्व भर में इसकी लॉन्चिंग की और प्रोग्राम किया। तो आखिरी यही प्रोग्राम था जिसके लिए यूएन ने कहा द लार्जेस्ट नॉन फंड रेजिंग NGO प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि मिलियंस ऑफ मिनट्स इकट्ठे हुए थे उसमें और इतने सारे विश्व में लोगों ने भाग लिया। तो मधुबन हेडक्वार्टर्स को इंटरनेशनल हिसाब से इंटरनेशनल पीस मैसेंजर का अवार्ड मिला और फिर यूके को मिला, कोस्टारिका को मिला, फिलीपींस को मिला, ट्रिनिडाड को मिला, ब्राज़ील को मिला। तो ये और देश थे जिन्हों को वो अवार्ड्स मिलते गए। तो दादी उसमें हमें बहुत हिम्मत दिलाती रही, क्योंकि फर्स्ट टाइम था इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने का इस तरह से। फर्स्ट टाइम था बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशन से शामिल होकर के पार्टनरशिप करके करें, और फर्स्ट टाइम था जबकि कोई बजट के बगैर कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करे। तो दादी हम लोगों के साथ बैठती थी, समझती थी कि हम क्या चाहते हैं। दादी फिर पूरा गाइडेंस देती थी और फिर उसमें भारत का भी इन्वॉल्वमेंट था मधुबन हेडक्वार्टर्स के हिसाब से। तो किस तरह से आपसी संबंध होना चाहिए, न्यूयॉर्क, नायरोबी, अफ्रीका का भी इन्वॉल्वमेंट था, फिर सिडनी और दिल्ली, मधुबन और लंदन। तो हम आपस में रेगुलर मीटिंग्स भी करते थे और दादी सदा हमें याद दिलाती थी कि फर्स्ट बात को देखनी है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के अनुकूल सब कुछ हो। सेकंड बात देखनी है कि आपसी संबंध में सम्मान हो, बिल्कुल हर बात बहुत रिस्पेक्ट से, कम्युनिकेशन को ठीक रख करके उस तरह से करना है। तो दादी जो हमें फाउंडेशन में ये बातें पक्का करती रही, उस अनुसार तो अंडरस्टूड कि बहुत ही सफलता होने वाली ही थी। तो जितना हम लोगों ने सोचा नहीं था उससे अधिक ही उसके रिजल्ट निकली। इतना तक जो फिर बाद में यूएन का जो उस समय असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल था, वो अगले वर्ष में उसी वर्ष में 86 में अपनी दादी प्रकाश मणि को न्यूयॉर्क में बुलाया गया था वो प्रेजेंटेशन रिसीव करने के लिए पीस मैसेंजर का अवार्ड, और जिन देशों को भी मिला था उन्हों को भी बुलाया गया था। फिर नेक्स्ट ईयर जो आया तो उसमें 87 में जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल था, जिन्हों के सहयोग से ये सारा कार्य हुआ था, उसको ईयर ऑफ पीस के लिए खास रखा गया था निमित्त। तो वो आए माउंट आबू में। तो उन्हों को माउंट आबू का वातावरण, दादियों से मुलाकात करके बहुत ही पसंद आया। तो उन्हों को ये प्रेरणा आई कि आप लोग अभी पीस मैसेंजर प्रोग्राम रखो, इनिशिएटिव लियो। तो हम लोग उन्हों के रिक्वेस्ट पर फिर नेक्स्ट अपना प्रोग्राम रहा जो 1988 में हाउस ऑफ पार्लियामेंट से लॉन्च हुआ था, जिसका नाम रहा ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड। और वो कार्यक्रम में भी दादी का बहुत ही सहयोग रहा, कांस्टेंट गाइडेंस सपोर्ट मिलती रही ताकि हर बात में ठीक ट्रैक पर कार्य चले। तो वो भी बहुत बहुत सफल रहा वो कार्यक्रम भी। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं कि एक जानकी फाउंडेशन दादी के नाम से शुरू हुआ, जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर। तो उसका लक्ष्य क्या था और उसके द्वारा आज भी काफ़ी से सेवाएं हो रही हैं, तो वो किस लिए बनाया गया? जी 11 वर्ष के लिए दादी ब्रह्मा कुमारी संस्था जो कराची में और फिर आबू में भी चलती रही, और जिस समय वो कम्युनिटी के रूप से इकट्ठे ही रहते थे, तो दादी को नर्स का डेजिग्नेशन दिया गया था। तो दादी को बचपन से भी मरीजों के लिए बहुत रहम भावना और उनकी सेवा भावना का हिस्ट्री रही, और फिर यहाँ पर आकर के नर्स का कार्य भी किया। आप सोचो कि 350 लोगों के लिए
14 वर्ष में शायद करीबन 2 या 3 बारी बाहर के डॉक्टर को बुलाया गया। जी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी बहुत ही अनुभवी थे और तन और मन का, तबीयत का कैसे कनेक्शन होता, बहुत जानकार थे। तो दादी जानकी को पर्सनल ट्रेनिंग वो देते रहे कि किस तरह से हर पेशेंट की संभाल की जाए। जी। तो वो बैकग्राउंड के हिसाब से फिर जब यहाँ पर आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल का कार्यक्रम आरंभ हुआ जी, तो हम लोगों ने सोचा कि विदेश का भी कुछ यहाँ पर योगदान होना चाहिए, कुछ सहयोग हो। जी। तो उस हिसाब से पहले वहाँ पर जानकी फाउंडेशन ट्रस्ट बना और फिर दादी का ये था कि न सिर्फ धन से सहयोग होता परंतु अनेक प्रकार से सहयोग होता। और विशेष अभी जो मेडिकल प्रोफेशन वाले हैं उन्हों का कुछ हम मदद करें। क्योंकि अभी तो और ही वो तनाव में बहुत ही ज़्यादा है, परंतु उस समय अभी 90s में भी विश्व में बीमारियां बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस के कारण बढ़ते जा रहे हैं, तो वो तो उसी समय भी था। तो दादी ने कहा कि आप लोग कुछ ऐसा सोचो जिससे मेडिकल प्रोफेशन वालों को कुछ सहयोग मिले। तो अपना एक कार्यक्रम चल रहा था लिविंग वैल्यूज का, जो एजुकेशन में वो यूज होता था। तो उसी बात को लेकर के उसमें 12 वैल्यूज आते हैं, जैसे लव एंड रिस्पेक्ट एंड कंपैशन एंड ऑनेस्टी, कोऑपरेशन आदि। तो दादी का था कि ये सब बातें मेडिकल वालों को भी बहुत आवश्यक है। तो जो मेडिकल टीम थी अपने पास वहाँ लंदन में, तो उन्होंने आपस में मिल करके उसको अडेप्ट किया। जो एजुकेशन का था, बेसिस तो था ही एजुकेशन, परंतु अभी उसके साथ साथ उसको मेडिकल रीति से किस तरह से वो वर्कशॉप्स हो, तो वो शुरू किया। तो उसका नाम रखा गया विहासा, values in healthcare, spiritual approach। तो विहासा के हिसाब से वो उन्होंने शुरू किया। तो हम लोगों ने तो सोचा कि शायद वो इंग्लैंड और इंडिया के लिए ही यूज़ होगा, परंतु अभी उसकी ट्रांसलेशन कितनी भाषाओं में हो चुकी है और कई स्थान है विश्व भर में जहाँ पर ये अभी तक भी उसकी ट्रेनिंग्स चलती, वर्कशॉप्स चलते हैं। और उसमें लोगों को क्या होता कि किसी भी लेवल का हेल्थ केयर में हो, चाहे वो नर्स के हिसाब से हो, चाहे वो कंसल्टेंट के हिसाब से हो या मेडिकल डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, परंतु हम अपने अंदर वो गुण कैसे अनुभव करें और फिर उस आधार पर हम जिस तरह से स्टाफ के साथ व्यवहार करते हैं, कॉलीग्स के साथ, चाहे हम पेशेंट्स या पेशेंट्स के फैमिली के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वो वैल्यूज़ पर हमें ध्यान होगा। तो फिर जो हम मेडिकल रिजल्ट्स चाहते हैं हेल्थ केयर में, वो रिजल्ट्स आ सकेंगे। तो स्पिरिचुअल अप्रोच का यही मतलब था कि पहले खुद को देखें कि कहाँ तक ये सब वैल्यूज़ हमारे अंदर है और फिर हम उन्हों को और आगे बढ़ाएं और फिर जीवन में यूज़ करें, अपने प्रोफेशन में भी यूज़ करें। तो आजकल वो बहुत ही उसकी प्रचार भी हुआ है और कई देशों में वो यूज़ भी हो रहा। दादी के नाम से बहुत सारी किताबें, दादी जी के अनुभवों को लेकर के बहुत सारी किताबें निकाली गई, और जिसमें से जो सबसे पहली जो बुक थी कंपेनियन ऑफ गॉड, तो वो किताब बनाने का क्या लक्ष्य था और दादी जी ने इस नाम को, इस टाइटल को कंपेनियन ऑफ गॉड कैसे सार्थक किया? दादी के जीवन में 50s में जब दादी अमृतसर में थे तो उस समय ब्रह्मा बाबा वहाँ पर गए थे और ब्रह्मा बाबा ने खास दादी से पूछा था कि बच्ची, तुम सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा को याद करके ज्ञान का मंथन करती हो? तो दादी शांत रही। तो बाबा समझ गए। तो फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, अभी से तुम ये ज़रूर ज्ञान का मंथन अवश्य ही करना। तो दादी ने वो मंत्र को अपने जीवन में बहुत ही पक्का रखा। मतलब कि जो अपने पास टीचिंग्स आती है, मुरली आती है,
दादी वो मुरली पढ़ कर उसका खूब सारा बस 10 मिनट 15 मिनट उस पर गहराई से दादी बहुत विचार करती रही और उसका जीवन के साथ अब क्या संबंध है, कैसे वो बातें जीवन में धारण करनी चाहिए, किस प्रकार से आपसी संबंध होना चाहिए, उस टीचिंग्स को चर्निंग करके गहराई से सोचकर मंथन करके दादी हम सबको क्लास कराती रही जी। तो 50 से लेकर दादी ने क्लासेस कराए हैं जी। और वैसे तो दादी जिसके साथ भी मिलती थी ज्ञान की बातें ही चर्चा करती थी, परंतु खास जिसको क्लासेस कहें वो तो दादी का तब से एक जैसे कि नियम बन गया जी। तो जब दादी लंदन में भी आई तो बाबा की मुरली हर एक को समझना इतना सहज नहीं था, परंतु दादी जिस तरह से मंथन करके उसका जो यूनिवर्सल मैसेज क्या है वो सबके सामने रखती थी। तो जो लोग भिन्न रंग धर्म देश कार्य करने वाले जो भी लोग थे, किसी भी प्रकार के आयु वाले, सबको वो बातें बहुत दिल को छूती थी जी, और वो समझते थे कि ये बातें हमें अब भी समझ में आई है कि हम कैसे जीवन में उसको धारण करें। तो दादी के क्लासेस से एक जैसे कि ब्रिज बन गया था जिससे सहज ही उन बातों को सभी धारण कर सके जी। तो उस हिसाब से फिर एक बहन ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि दादी के क्लासेस का एक बुक बने जी। तो दादी ने उसको छुट्टी दी और उसने बहुत अच्छी तरह से तैयार किया मैन्यूस्क्रिप्ट। तो फिर प्रश्न आया कि अभी इसका टाइटल क्या हो जी। तो हम लोगों ने दादी के सामने 2-4 टाइटल्स रखे जी। तो दादी ने ये चुना, हाँ ये बात ठीक है, कंपेनियन ऑफ गॉड। और फिर जो सेकंड बुक मिला वो था विंग्स ऑफ सोल जी। तो ये 2 टाइटल्स दादी को बहुत ही पसंद आए थे। फिर तो और भी बहुत सारे बुक्स निकलते गए। लेकिन दादी जी ने लीडर्स बनाए, जैसे आप एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह हमारे सामने हैं, ऐसे ही दादी जी ने खुद लीडर थे, स्पिरिचुअल लीडर, लेकिन उन्होंने लीडर्स अपने सामने खड़े किए इस तरीके से जस्ट टू रिप्रेजेंट गॉड। तो वो भी एक बहुत अच्छा दादी जी का अनुभव है, हम सबका दादी जी के साथ का अनुभव है। दादी हमेशा ये चाहती थी कि चाहे एक व्यक्ति से बात करे चाहे हजारों से बात करे कि वो अपनी जीवन को ऊंचा बनाए जी। तो मानो कि दादी जब मेरे साथ बैठती थी, दादी किस दृष्टि से देखती थी मैं खुद नहीं सोच सकती थी जी, जी, दादी जी। तो बहुत ऊंची दृष्टि से हर एक को देखती थी जी। और उनमें अंदर अपना विश्वास भी रखती थी, उनको सम्मान भी देती थी जी। प्यार भी देती थी, शिक्षा भी देती थी जब जरूरत होती, परंतु दादी की भावना होती थी ये अपनी जीवन को बहुत ऊंचा बनाए जी। तो जितनी भावना से दादी ने सबकी सेवा की और प्यार दिया, शिक्षा दी, तो आज मैं देखती हूँ कि उसकी बहुत अच्छी रिजल्ट है। जब दादी ओम मंडली में आए और दादी जी कहा करते थे कि मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि बंधन में थे और बंधन से छूट के आए थे बाबा के पास, और कहते थे कि मैं ऐसा क्या अभ्यास करूं कि मैं आगे जाऊं, मैं जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करूं, और बाबा भी कहते थे कि बच्चे तुम अगली दिवाली नहीं देखोगे। तो ऐसा दादी जी किस प्रकार के बंधन से निकल के आए, उन्होंने ऐसा क्या तीव्र पुरुषार्थ किया कि आज वो इतना आगे निकल गए सबसे कि जो इनके पीछे वाले थे वो पीछे रह गए और दादी इतना फास्ट आगे चले गए। तो ऐसा क्या दादी ने फास्ट जाने का पुरुषार्थ किया? दादी की जो बाबा के प्रति प्रेम की भावना थी और निश्चय था बहुत ही मजबूत था क्योंकि 86 में जब बाबा पहले ही जीवन परिवर्तन का अनुभव कर रहे थे जी। तो दादी बगीचे में पैदल कर रही थी जी। अपने पिताजी के साथ जी। और सामने से देखा कि दादा लेखरा जा रहे हैं जी। तो पहचान थी परिवार के संबंध से। तो इस बार ऐसे उसको नहीं अनुभव हुआ कि ये मैं साधारण व्यक्ति देख रही हूँ, उसको लाइट नजर आई जी। और उस घड़ी से लेकर उसको ये विश्वास था कि ये जो दादा है वो शिव बाबा का माध्यम है और शिव बाबा इन्हों के द्वारा हमें ज्ञान शिक्षा दे रहे। तो ये तो फर्स्ट दिन से ही दादी को विश्वास हो गया
जी। और फिर हाँ, जैसे हिसाब किताब था, कुछ समय दादी को लगा। फिर 18 मास के बाद दादी आकर के ओम मंडली में पहुंची। तब तक ओम मंडली कराची में पहुंच गई थी। तो बहुत ही प्यार से बाबा ने उसका स्वागत किया। और फिर दादी ने बाबा से प्रश्न पूछा, मैं क्या पुरुषार्थ करूं जो मैं आगे जा सकूं। तो बाबा ने कहा, जो भी बाबा की मुरलियां चल चुकी है वो तुमने जो मिस की है, तुम एक एक मुरली को 6-6 बारी पढ़ो। और दिन भर का सेवा का प्रोग्राम बना हुआ था हर एक का। तो दादी वो सेवा में व्यस्त होती थी। फिर रात्रि के समय जैसे बच्चों का डेस्क और कुर्सी बेंच इकट्ठा होता है ना, तो वो उन्हों के पास थे, स्टूडेंट लाइफ थी। तो दादी रात्रि को वहाँ बैठती थी और बैठ कर के मुरली स्टडी करती थी। तो 6 मास तक दादी बेड में नहीं गई सोने के लिए। जिस घड़ी थोड़ी नींद आती थी तो बाएं ऐसे करके सिर उस पर रख करके 15 मिनट 20 मिनट दादी आराम कर लेती थी। फिर दादी स्टडी करती थी। तो मैं समझती 6 बारी तो क्या, दादी हर मुरली को कम से कम 21 बारी पढ़ी होंगी। तो दादी को था कि मैं मेकअप कर लूँ, लॉस्ट टाइम। तो दादी को ये बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं ऐसे स्टडी करूं जो मेरे मन में और कुछ भी बात न रहे, परमात्मा का सत्य ज्ञान रहे और उसका मंथन मैं करूं, और बस वही हमारे परमात्मा की याद मुझे दिलाएगा। तो मुझे परमात्मा की याद सदा साथ होंगी। तो दादी का ये जो ज्ञान की स्टडी पर अटेंशन और साथ साथ योग लगाने का उमंग, ये दोनों बातें जीवन भर हमने लास्ट तक देखी। जी। फिर एंड में जब दादी जी शरीर छोड़ रहे थे, उस समय जब चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस समय दादी जी अहमदाबाद में थे। फिर अहमदाबाद से फिर ग्लोबल हॉस्पिटल में यहाँ पर माउंट आबू में आए। तो आप भी दादी जी के अंग संग उस समय रहे, तो आपने क्या विशेष अनुभव किया? जैसे हम देख रहे थे चारों तरफ वातावरण बहुत टेंस था, बहुत एंग्जाइटी, भय का वातावरण था, लेकिन आपकी क्या अवस्था थी, दादी जी की क्या अवस्था थी? ऐसे वातावरण में आपने क्या महसूस किया विशेष? जब फरवरी 5 तारीख को मैं भारत पहुंची लंदन से, तो अहमदाबाद में ही दादी थे। तो उस समय भी दादी बहुत बहुत शांत थे। दादी पहचानती थी, प्यार से मिलती थी, परंतु जैसे कि दादी बहुत साइलेंस में थी, आंतरिक साइलेंस और मुख द्वारा भी साइलेंस। तो देखा कि फिर 1-2 दिन के अंदर दादी की तबीयत बहुत नाजुक हो गई। तो ICU में दादी थी। तो फिर तब तक मैं आबू आ गई थी। फिर अहमदाबाद में 2-3 बारी जाना हुआ। तो देखती रही कि दादी बहुत साइलेंस में है। पहचान रही है, समझ रही है, रिस्पॉन्स भी दे रही है, परंतु सिग्नल से, इशारों से। तो ये सारी इस तरह से ही दादी की स्थिति रही जब तक कि हम आबू में भी पहुँचे। क्योंकि फिर जो अपनी हंसा बहन है, जो दादी के अंग संग 15 वर्ष से सेवा की थी, उससे पहले भी सेवा करती रही, परंतु भारत में रह के फिर दादी के साथ ही साथ 2005 से दादी का बहुत ध्यान रखा। तो उसको मन में बहुत आया कि दादी को आबू ज़रूर ले जाना है। दादी चाहती थी कि मेरी अंतिम घड़ियाँ आबू में ही हो। तो बेशक हॉस्पिटल में थी, परंतु जो हॉस्पिटल के कमरे का वातावरण था, ICU का इक्विपमेंट कमरे में ही था, परंतु वातावरण ऐसे था जैसे कि योग का स्थान। तो दादी साइलेंस में ही होती थी, दृष्टि देती थी, तो भी कभी मुस्कुराती थी, तो साइलेंस। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे नहीं कि दादी कोई अचानक गई। हमको लगा उस समय दादी अचानक गई, परंतु जैसे दादी अपनी तैयारी कर रही थी उस समय से ही। और लास्ट में तो जो गुरुवार का दिन था 26 मार्च, तब तक तो जो ऑक्सीजन का ट्यूब था या जो इंट्रावीनस इंजेक्शंस के ट्यूब्स थे, वो सब निकल गए थे। तो हम लोग तो सोच रहे थे दादी ठीक हो रही है, परंतु
फिर उसी रात्रि को 1:30 को दादी की ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज आई। फिर 2 बजे तो आत्मा चले भी गई, फ्राइडे 27th मॉर्निंग को। जी। तो फिर बाद में हम सोचते हैं कि दादी हमेशा कहती थी कि मैं अपने होश में परमात्मा के पास उड़ के जाएंगी, मैं परमात्मा की याद में शरीर छोड़ेंगी। मैं कभी इस तरह से ट्यूब्स लगी हुई हो दादी को पसंद नहीं था। नहीं, मैं ठीक ठाक होकर के परमात्मा के पास जाएंगे। तो जो दादी का ये बहुत पक्का संकल्प था, वो जैसे कि सब कुछ प्रैक्टिकल में वही रूपरेखा हुई। और फिर तो जब दादी उड़ के गई तो हाँ, हम तो पहुँचे और फिर योग ही चलता रहा। और फिर ये बातें चल रही थी कि कार्यक्रम सारा कहाँ पर हो आदाद। तो यहाँ के जो SDM है और पुलिस है, उनका बहुत अच्छा सहयोग मिला। तो फिर दादी का कार्यक्रम सारा अपनी ही सेक्रेड ग्राउंड पर शांतिवन में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसके सामने रहा। तो उसमें भी बेशक गैदरिंग्स का संभव नहीं था, परंतु उसमें भी हम देखते थे कि दादी की जो बहुत गहरी इच्छा थी कि मेरे जाने पर किस बात में भी हमारा खर्चा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। न फूलों पर खर्चा होना चाहिए, न लोग भाग दौड़ करके दूर दूर से आकर पहुँचे, कुछ भी नहीं। तो बहुत ही शांति से जैसे ही दादी का संकल्प था उस अनुसार ही सब कुछ कार्यक्रम रहा। शांति में ही। और घर के फूल ही थे तो वही दादी के सामने अर्पण किए। और हर जो भी हाजिर था परिवार, छोटा सा परिवार, उसके सामने ही सारा कार्यक्रम रहा। परंतु विश्व भर ने देखा वो कार्यक्रम। तो मैंने देखा है कि ऐसे कोई शुद्ध आत्मा, शक्तिशाली आत्मा होती जिसका जो संकल्प होता है वो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप वही होता। तो अंत घड़ी दादी फुल कॉन्शियसनेस में थी, अंत घड़ी बाबा की याद में थी, परमात्मा की याद में। अंत घड़ी कुछ दादी के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ा। लोग दूर दूर से टिकट खर्च करके आए, नथिंग। अदरवाइज यहाँ पे कितने लाखों लोग होते थे। इतनी बड़ी संस्था की हेड और दूसरी बात इतनी शक्तिशाली आत्मा, और दादी जिसको सारे विश्व में सब उनको माँ जैसा मानते थे, वो शरीर छोड़े तो कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते थे। जी बिल्कुल। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादी जी के बारे में इतनी गहरी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, दादी जी इतिहास का दूसरा स्वरूप बन गई। उन्होंने इतना अनोखा पार्ट प्ले किया कि सदियों तक लोग उनको और उनकी शिक्षाओं को भूल नहीं पाएंगे। दादी जी को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए, परंतु दादी जी के व्यक्तित्व के आगे तो ऐसे है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। दादी जानकी जी से जुड़े और भी अनुभव हम सुनते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।